हैं कि आखिरकार क्या हमारे पास डेटा मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। ये एग्जिट पोल है बंगाल के, सोर्स एनके डिजिटल, वही प्रवीर विश्वास जो हमारे साथ मौजूद है। और ये देखिए, इसमें आप कह सकते हैं 222 सीटें, ये पोल 222 से 228 सीटें ममता बनर्जी को दे रहा है और 62 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। यानी बीजेपी का आंकड़ा कम हो रहा है, टीएमसी का आंकड़ा 21 के मुकाबले बढ़ रहा है। एक और पोल देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के एक और रीजनल चैनल का, ये दृष्टिभोंगी है। ये 205 सीटें ममता बनर्जी को दे रहे हैं, बीजेपी को 87 सीटें दे रहे हैं, अदर्स के खाते में 5 सीटें हैं। यानी कुछ सीटें बीजेपी की बड़ी हैं, 77 से 10 सीटें, और ममता बनर्जी की करीब 10 सीटों का नुकसान यहां पे दिखाई दे रहा है। अब अगला पोल देख लेते हैं। इसके बाद ये है श्यामल मजूमदार, एक और पत्रकार है, वहां उन्होंने अपना एग्जिट पोल किया है। ये 179 to 202 ये टीएमसी को दे रहे हैं। यहां पर भी 200 के आसपास का आंकड़ा है टीएमसी का। भारतीय जनता पार्टी को 87 से 104 दे रहे हैं और अदर्स के खाते में 6। यानी ये भी टीएमसी की सरकार बना रहा है 200 के आंकड़े के साथ, जैसा कि ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई एक और रीजनल चैनल में। एक और मेरे पास सर्वे है न्यूज 18 बांग्ला का। न्यूज 18 बांग्ला, इसने भी सर्वे किया, वहां पर एग्जिट पोल किया। ये भारतीय जनता पार्टी को 71 सीट्स, पिछली बार से कुछ कम, टीएमसी को 166 सीटें, लेकिन इसने कांटे की टक्कर 49 सीटों पे दी है, जहां पे इसने नंबर नहीं बताए। इनका यह कहना है कि इतनी क्लोज फाइट है कि इसको बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस 49 को जोड़ दिया जाए बीजेपी के साथ तो भी मिडवे मार्क नहीं होता है, लेकिन उस 49 को इधर जोड़ दिया जाए तो ये 200 के पार हो जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बंगाल के जितने चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार तो वहां पे टीएमसी चौका मारने जा रही है, चौथी बार मारने जा रही है। आपने नेशनल के फिगर भी देखे थे, नेशनल के फिगर्स भी स्क्रीन पे आप चलाते रहिएगा। जितने नेशनल मीडिया के चैनल्स आए हैं, पोस्टर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, ज्यादातर ने एक सुर में कहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, ज्यादातर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, ममता बनर्जी की विदाई दिखा रहे हैं। हमने वो लगातार 2 दिन दिखाया, मैं समय जाया नहीं करूंगा, मेहमानों के पास चलता हूं, चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं प्रवीर विश्वास के पास ही चलूंगा। प्रवीर जी, मैं बहुत ही दिलचस्पी के साथ और बहुत ही हैरानी के साथ ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आंकड़ा इतना उल्टा कैसे है? नेशनल के आंकड़े भी स्क्रीन पे चलेंगे, अभी आप हमारी टीम को मैं बोल रहा हूं फायर करते रहेंगे साथ साथ। वो सब जगह कह रहे थे एग्जिट पोल में, नेशनल के जितने चैनल्स हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, जहां जो मुझे याद है पीपुल्स पल्स, बाकी सब ने कहा कि 150-200 के बीच में बीजेपी आ रही है। क्यों इतना डिफरेंस है आपके ओपिनियन, आपके एग्जिट पोल में और उनके एग्जिट पोल में? सुमित जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम आपके चैनल का आया है जी सर। ये अपने लिए कोई नई बात नहीं है, लगातार हम लोग 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं। हर बार ऐसा होता है कि नेशनल चैनल कुछ और दिखाता है, हम कुछ और दिखाते हैं, और आखिर में देखा जाता है कि हम जो दिखाते हैं वही लगभग सटीक होता है। ये हर बार होता है, ये कोई नई बात नहीं है। नेशनल चैनल का जो काम का तरीका है और हम मेरा जो काम का तरीका प्रवीण बाबू, सॉरी बीच में टोक रहा हूं मैं आपको, मैं वो फिगर भी दिखा दे रहा हूं। आपने कहा ना कि आप हर बार करते हो, आपका सही निकलता है, वो आंकड़े भी मेरे पास मौजूद थे, मेरी टीम ने, आपने जैसे ही कहा वो स्क्रीन पे फायर भी हो गए। 2021 में जो पिछला विधानसभा हुआ था, आपने प्रेडिक्ट किया था टीएमसी 194 और बीजेपी 73, उसी दिशा में रिजल्ट भी आए, 211 और 77 आई थिंक। आपने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी प्रेडिक्ट किया 2 साल पहले, तब आपने टीएमसी को लोकसभा में 27 सीटें दी और बीजेपी को 12 दी, और इसी दिशा में रिजल्ट भी आए, ये भी हमको देखा। मेरे ख्याल से 29 आई थी टीएमसी की और बीजेपी की 12 आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रवीर जी, ये मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप ज्यादा अच्छी नब्ज टटोल लेते हैं? ऐसी बात नहीं है सर, ऐसा है कि जो भी बाहर से सर्वे करने आते हैं उनका तरीका कुछ और होता है, अपना तरीका कुछ और होता है। वो आते हैं, उनका हिंदी यहाँ के लोग, ज्यादातर गांव के लोग समझते ही नहीं है, और वो बहुत ज्यादा गांव में जाते भी नहीं है। वो हाईवे पकड़ के जाते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन रहते हैं, फिर निकल जाते हैं। अपना तो काम, इलेक्शन खत्म होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 5 तारीख से अपना काम चालू हो जाएगा इलेक्शन के लिए। हम साल भर काम करते रहते। तो मुझे चलिए, आपके सर्वे की बात में, आपकी इस बात में तर्क है प्रवीर बाबू की, हो सकता है लैंग्वेज के इशू होते होंगे, जो लोग दिल्ली से जाके वहां सर्वे करते हैं, मैं समझ सकता हूं इस बात को, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। एक वजह
जिस वजह से ममता बनर्जी को जीतना चाहिए चुनाव? एक बड़ा काम जो उन्होंने किया बीते 15 सालों में या इस 5 साल के टेन्योर में। देखिए, ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है वो है वेलफेयरिज्म। वो मतलब एकदम जो गांव देहात के लोग, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा पहुंचाते रहे, उनको एम्पावर्ड किए। और बीजेपी का रवैया देखिए, वो जितने हो सके लोगों से पैसा खींच रहे हैं, चाहे शहरी हो चाहे गांव के हो। वो टैक्स के जरिए, टोल टैक्स के जरिए, कुछ भी, वो खाली पैसा खींचते रहते हैं। लेकिन वो आज तक बंगाल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया कि बंगाल के लोग टैक्स तो भरे हैं, लेकिन बदले में बंगाल के लोगों को कुछ नहीं मिला बीजेपी की तरफ से। ये भी नहीं तो एक बहुत केंद्र बड़ी की बात है। स्कीमों को तो दीदी ने लागू ही नहीं किया। केंद्र की जितनी स्कीमें थी आयुष्मान से लेके, वो दीदी ने पहले ही मना कर दी और ये पेंट कर दिया। इसमें मैं बोलने जाऊंगा तो फिर आप सोचोगे मैं तृणमूल प्रवक्ता होकर बोल रहा हूँ। केंद्र का जो स्कीम है वो सार्वजनिक नहीं है, सबके लिए नहीं है। आप आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, जिनके घर में एक दो पहिया वाहन है वो स्कीम के हकदार नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी के जो स्कीम्स है, जितने भी है, 105 स्कीम है, सबके लिए उपलब्ध है। चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्य वर्गीय हो, सबके लिए वो लागू है। फर्क यही है ताकि ममता बनर्जी का जो स्कीम्स है, 105 स्कीम्स है उनका, हर एक स्कीम तो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन हर एक घर में किसी ना किसी को ये स्कीम का फायदा जरूर। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। इसी नोट पर मैं अब चर्चा को खोलता हूं, बाकी लोगों के पास ही चलता। प्रवीर बाबू, आप भी हाथ उठा सकते हैं जब भी आप चर्चा में पार्टिसिपेट करना चाहें, आप रहिएगा। अनंत विजय मुस्कुरा रहे हैं, समीर चौका मुस्कुरा रहे हैं। मैं आप दोनों के पास पहले आता हूं। अनंत विजय, चौका आपको देख के कि रीजनल चैनल्स क्या कह रहे हैं और नेशनल चैनल्स क्या, नेशनल मीडिया हाउसेस क्या दिखा रहे थे, सर्वे एजेंसीज? नहीं, चौंकने वाली बात नहीं है सुमित जी, ये तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। क्यों? अब मैं ये मानता नहीं हूं। देखिए, ये एक विज्ञान है। अब एडिटर साहब, अगर प्रवीर विश्वास जी अपने उसका क्या कहते हैं मेथोडोलॉजी अगर बताते, सिर्फ एक बार तो आपको याद होगा चाणक्य ने भी घोषणा की थी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को 67 सीटें मिलेंगी। बैंग ऑन हुआ था उनका। याद करिए 2015 का शायद चुनाव था वो। तो उसके बाद फिर उस चाणक्य में भी कुछ गड़बड़ियां हुई। तो ये एक विज्ञान है सुमित जी, और इसके विज्ञान में इनको मेथोडोलॉजी बताना पड़ेगा प्रवीर विश्वास जी के। मैं इनके उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। मेरी एक सहज जिज्ञासा है कि इन्होंने किस मेथोडोलॉजी को अपनाया, इनका सैंपल साइज कितना था, कितने लोगों तक ये पहुंचे, किस प्रकार के वोट परसेंटेज के आधार पर इन्होंने मैं लगे। हाँ, तो प्रवीर बाबू से पूछ ही लेता हूं, शायद उन तक आपकी आवाज गई नहीं। प्रवीर बाबू, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी? कितने लोगों से आपने बात किया? कितनों तक आपने बात किस क्या आपका बेसिस का साइंस का वो क्या है? प्रवीर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रवीर विश्वास, ऑडियो कनेक्ट करने की कोशिश करिए। प्रवीर जी से सवाल इंपॉर्टेंट लेना है मुझे, और सर्वे के बारे में डिटेल जानने की कोशिश अनंत विजय ने की है। लेकिन अनंत जी मुझे बताइए, चलिए ये तो हम बात कर लेंगे जब प्रवीर जी जुड़ेंगे। ममता दीदी के पास देने के लिए था, क्योंकि वो सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, वो चैलेंजर थी यहाँ पे। ये बिहार का चुनाव नहीं था ये कि हम सत्ता में और हम इकट्ठे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। ये कैसे? ये तो क्या ममता को इसीलिए एज है यहाँ पे? क्या हो सकती है एज? मतलब देखिए, मुझे तो लगता है कि इस बार सुमित जी बीजेपी को एज है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज है या ममता बनर्जी के जो क्रियाकलाप पिछले 10 दिनों में हम लोगों ने देखे हैं, बात बात पर गुस्सा आ जाना, बात बात पर 4 घंटे जाके वहां बैठ जाना कि जो पोस्टल बैलेट में कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं, फिर ये कहना कि ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इस प्रकार के वक्तव्य ममता जी अपने राजनीतिक जीवन में बहुत कम बार देती हुई दिखी हैं। अगर आप उनको, मैं तो 11 से फॉलो कर रहा हूं, आप तो पहले पार्लियामेंट में जब थी तब भी उनको फॉलो कर रहे होंगे सुमित जी। तो ममता बनर्जी का मुझे जो इस बार बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि या तो घबराई हुई है, बौखलाना शब्द थोड़ा ज्यादा कठोर होगा इसलिए मैं यूज नहीं करता उसको, वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही है। इस कारण से मुझे लगता है कि बीजेपी ने उनको ठीक ठाक चैलेंज दिया है। क्या ममता बनर्जी परेशान है? चित्रता, आपने कैसे रीड किया? एक महिला को रीड करने में ज्यादा बेहतर समझ पाएगी। मैं और अनंत विजय से बाहर हो जाते हैं। चित्रता, आरती, ये सवाल आप दोनों के लिए बारी बारी से। क्या ममता दीदी इन दिनों में चुनाव के बाद परेशान दिखी क्या आपको?
देखिए सुमित, ममता बनर्जी का बॉडी लैंग्वेज समझने से पहले ममता बनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। Right. ममता बनर्जी इतने साल सत्ता में रही हैं, पर उनकी पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो वो आज भी मुख्यमंत्री बन के हर इशू को लेके रास्ते पे उतरी हैं। उनका जो पॉलिटिक्स है ये पूरी तरह से ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जैसा है। उनके लैंग्वेज पे मत जाइए, वो टेंस थोड़ी सी हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो समझ पा रही हैं बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग उनके खिलाफ उन्होंने किया है। थोड़े सीट्स उनके कम हो सकते हैं, पर ये भूल जाइए कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। वो इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। वो जानती हैं कि चित्रता ये कहा गया कि ममता बनर्जी बहुत ओवर एक्टिव हैं, वोटिंग के दिन सुबह सुबह घर से निकल गई, बैलेट बॉक्स के लिए खुद चली गई स्ट्रांग रूम में। ये पहले तस्वीरें नहीं आती थी ऐसे, पहले वो मान के चलती थी कि हम तो हो जीती रहे। इस बार टफ चुनाव था उनका। नहीं, टफ बिल्कुल था, चौथा टाइम है उनका, टफ बिल्कुल है। पर यह बात सच है कि ममता बनर्जी जीतने के बाद हमने उनको देखा कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठ गई। जीतने के बाद आप सोच समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री भारी मेजॉरिटी से जीतने के बाद नेक्स्ट डे उसी रात पे पुलिस स्टेशन के बाहर जाके धरना कर रही है। ये सिर्फ ममता बनर्जी कर सकती। उन्हें पता है कि उनके जो वोटर्स हैं उनको किस तरह वो आकर्षित कर सकते हैं, किस तरह उनमें जो है एक जोश पैदा कर सकते हैं। ये उनकी राजनीति तो है, वो करते आए हैं। अगर मैं आपको ठीक रीड कर रहा हूं चित्रता, तो आप ये कह रही हैं कि ये समझ रहे हैं ममता को लीड है, पिछली बार से कुछ सीटें कम हो सकती हैं। टू स्टार्ट विद हियर मैं आगे चलता हूं। समीर चौगांकर मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस चर्चा में। समीर जी, आपके हिसाब से आप बहुत ही मुखर तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। क्या बेसिस है आपका ये? देखिए सुमित, मुझे लगता है कि अगर किसी भी इलेक्शन की बात हो और जमीनी स्तर की अगर बात हो कि जमीन पे सेंटिमेंट क्या है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारकों से बेहतर कोई नहीं समझता। संघ की शाखा है तो हर शहर में लगती है, हर कस्बे में लगती है, हर जगह लगती है। और उनके पास जिस तरीके से जमीन को समझने की ताकत होती है, उनके पास जमीन का जो फीडबैक आता है, मैं लगातार पिछले 2 महीने से लगभग मतलब इलेक्शन डिक्लेयर होने के 15-20 दिन पहले से मैं लगातार बंगाल के सभी बड़े संघ के पदाधिकारियों से लेके संघ के शाखा प्रमुख जो शाखा लगाते हैं बड़े स्तर पर, जो अलग अलग जगह लगाते हैं, उनसे लगातार संपर्क करता रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि संघ का जो फीडबैक वो इस बार बहुत मतलब अलग हट कर रहा है। जिस तरीके समीर, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। मैंने भी सुना, कई लोगों से बात की। इनफैक्ट प्रवीर अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे ये बात। जमीन पे करीब आधे से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं मौजूद थे। नहीं, ये गलत खबर है। पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, लोगों को ड्राइव करने वाले लोग नहीं थे। संघ का काम पोलिंग एजेंट पे नहीं कि भाई बूथ मैनेजमेंट तक नहीं है। संघ का काम तो आपका कार्यकर्ताओं को बूथ तक ले जाने तक के लिए जो व्यवस्था होती है, संघ वहां तक रहता है। ये पार्टी के मशीनरी का काम होता है कि भाई आप बूथ पर लोगों को लेकर जाए, जमीनी स्तर पर लोगों को कन्विंस करना, सरकार के बारे में बताना, केंद्र सरकार के बारे में बताना, देश के इश्यूज के बारे में बताना, उनके साथ मोहल्ला बैठक करना। ये ममता दीदी करने दे रही थी, आप लोगों ने पेंट कर रखा है ममता दीदी ये सब घुसने नहीं देती है, ये सब करने दे रही थी वो। तब नहीं करने देगी कि 50-50 की अगर टोली जाएगी तो होगी। अगर एक संघ का स्वयंसेवक अगर एक घर में जाकर बातचीत कर रहा है, 2 स्वयंसेवक जाकर अगर बातचीत कर रहे हैं, चाय की दुकान पे बात कर रहे हैं, घर में जाकर बात कर रहे हैं, ऑफिस में बातचीत हो रही है, चौराहे पर हो रही है, किसी समारोह में बातचीत हो रही है, जनरल बातचीत हो रही है नॉर्मल बातचीत में, तो मुझे लग रहा है कि उसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होती। संघ ने जिस तरह के जमीनी स्तर पर मुझे लगता है इस बार काम किया। प्रवीर, क्या आप जुड़ गए? प्रवीर विश्वास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रवीर, मैं आऊंगा आपके पास। प्रवीर का ऑडियो कटा हुआ। आधार पर मुझे लगता है कि संघ ने जो फीडबैक दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। गौतम लाहिरी, आप सहमत हैं? संघ वहां पे काफी एक्टिव था, संघ ने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया चीजों को, और बीजेपी को एज है, बीजेपी सरकार बना रही है जैसे समीर कह रहे हैं। नहीं, ये तो वहाँ पे एक बात तो सच है कि मोहन भागवत जी 15 दिन के ऊपर वहाँ पे प्रवास रखा था, सारे जगह से बातचीत किया है। लेकिन पांडा प्रमुख जो है वहाँ का आरएसएस शाखा इस समय बड़ा भी है, संघ का बढ़ भी गया है पहले से। लेकिन वो बूथ में लाने का जो काम है वो काम है भारतीय जनता पार्टी का। उस बूथ लेवल वर्कर है कि नहीं, वो सबसे बड़ी बात है। मेरा मानना जो है, देखिए मैं 6 महीना पहले भी इस बारे में बात किया था बंगाल चुनाव में। यहाँ साथ बैठे हैं शेखर राय, वरिष्ठ पत्रकार। हम लोग तो मानते थे कि ममता के लिए जीत बहुत आसान है, लेकिन 6 महीने के बाद हमने देखा धीरे धीरे परिस्थिति बदल रहा है। जिस तरह का एसआईआर हुआ, लोगों का नाम चला गया, वोटर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रहा है,
चुनाव का 2 दिन पहले आईपैक का जो उनका लिए खास प्रचार करते हैं उसका अरेस्ट, गिरफ्तार होना, चुनाव खत्म होते ही उसको बेल मिल जाता, ये सब दर्शाता है कि और खुद अब गृह मंत्री 15 दिन वहां बैठे थे, 15 दिन गृह मंत्री, मतलब सारे उनका एजेंसी उसके हाथ में है जी। तो बीजेपी के अलावा एजेंसी भी मैदान में थे, सभी ने देखा। एनआईए पहली बार बंगाल में था। फिर भी मैं मानता हूँ, शुरू से ही मानता हूँ कि ममता का, आज नहीं, मैं सबका पहले से बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि ममता का एज है। मैं नहीं, मतलब देखिए मैं एग्जिट पोल में नहीं जाना चाहता। एज मतलब कितना, 200 है कि नहीं है? नहीं, नंबर में मैं नहीं जाऊँ। ममता मेजोरिटी के जो बांग्ला जो लोकल चैनल्स बोल रहे हैं 200 के आसपास, क्या आपको लगता है? मेरा तो बिहार का चुनाव याद आ रहा है, सारे नेशनल चैनल हरा दिया था, बिहार का लोकल चैनल नहीं। मैं अभी बंगाल में जो हुआ, क्या रीजनल चैनल्स का आंकड़ा ये ठीक है 200 के आसपास का? आपको लगता है क्या? मैं आंकड़ा, मैं दोनों एग्जिट पोल की कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। अच्छा। हो सकता है सही हो जाए, लेकिन बात यह है कि मैं बोल रहा हूँ ग्रामीण स्थिति, ममता का वोट बैंक उसमें सेंध भी पड़ा है इस बार, नहीं अच्छा। नहीं है, इंटैक्ट भी नहीं है, इसलिए सीट कुछ कम हो सकता है। 200 होना बहुत मुश्किल है, मुझे लग रहा है 200 होना मुश्किल है। चलिए यहां से मैं लेता हूं शेखर अय्यर साहब, आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी कॉन्टेस्ट में, बहुत सीधा कॉन्टेस्ट है इस बार, तो दिख ही नहीं रहे बाकी पार्टियां, इक्का दुक्का सीटें आ जाएं तो आ जाएं, मेरे ख्याल से पूरा 92, 94, 50-50 का चांसेस लगता है। आपका क्या असेसमेंट है और क्यों, आप जो भी आपका असेसमेंट है वो क्यों है? नहीं, मेरा असेसमेंट है ममता वापस आ जाएगी। अच्छा, क्यों? और नहीं, मैं बताता हूं। देखिए, ममता किसी भी चुनाव में जब स्टार्ट करती है उसके पास 30% वोट है ऑलरेडी। 30% वोट वो कभी नहीं हटेगा ममता जी से, अगर बीजेपी सामने है तो। मुस्लिम वाला जो आपके फैक्टर मुस्लिम वाला है ही। उसके अलावा महिला फैक्टर ले लीजिए, उसमें भी आपको तो पूरा कुछ तो है उधर। पर महिलाओं पे तो बीजेपी ने बड़ा कैंपेन किया, आरजी कर वाला मामला। और नहीं, देखिए बीजेपी ने बहुत कसरत की है, ये सच बात है, लेकिन जो सामने आ रहा है जिस तरह, देखिए एक एग्जिट पोल जो नेशनल लेवल पे और यहां भी जो देखिए, एक जो तीसरा वाला है श्यामल मजूमदार की जी, मुझे लगता है देखिए ममता को पिछले जो 212 213 जो मिला था उससे तो घट रही है, ये ममता स्वयं जानती है घट रही है, लेकिन यही बात है कि हाफे बार से कितना ऊपर है, क्योंकि वो बहुत फर्क करेगा आगे क्या राजनीति रहेगी बंगाल में। राइट। और बीजेपी के लिए देखिए ममता का एक ही पॉइंट था कि किसी हाल में बीजेपी की संख्या 100 से ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन वहां पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है ममता की जो एक लक्ष्य थी, अपने कैडर को जो डायरेक्शन थी, वे किसी हाल में बीजेपी का 100 से ऊपर नहीं जाना, वो मुझे लगता है कठिन लग रहा है। हो सकता है बीजेपी आगे बढ़ जाए, उसका भी कारण है। देखिए इस बार देखिए 15 साल से हो रहा है, देखिए ज्यादा कुछ ममता ने बंगाल में किया नहीं, वो सबको पता है, वहां के वो समर्थक वोटर भी मानते हैं कि जो चल रहा है वही चल रहा है, 5 साल से जो चल रहा है वही चल रहा है। शेखर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका वो है कि अगर बीजेपी 100 से ऊपर आ गई तो ममता के लिए चुनाव जीतने के बाद भी मुसीबतें हो जाएंगी। विनोद जी, आप मानेंगे इस बात को? देखिए ऐसा है, चुनाव जीतने के बाद किसी की कोई मुसीबत नहीं होती, चुनाव जीतने तक ही मुसीबत होती है। जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो उसका आपके पास साधन होते हैं, जैसा कि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है केंद्र में और प्रदेशों में, कि जब आप सत्तारूढ़ हो जाते हैं तो फिर आपके पास जो सामान इकट्ठा करना होता है उसके लिए सुविधाएं होती हैं। हाँ। अब जैसे 7 जो राज्यसभा के मेंबर्स चले गए बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी के जी, कभी किसी ने सोचा था ऐसा होलसेल ट्रांसफर होगा? देखिए, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर। जिसके पास सत्ता आ जाती है, जैसे कहते हैं कि जहां शहद होता है वहीं मक्खियां होती हैं, राजनीति तो ज्यादा लागू होता है, तो शहद जहां होगा मक्खियां वहां पहुंच जाएंगी। और एक बात और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार जीती थी, उनमें से कितने लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को वापस आए थे, टीएमसी में चले गए थे टीएमसी में। तो जो विरोधी दल होता है जिसके पास कम आंकड़े होते हैं, उसके पास अपने आंकड़े बचाने के लिए दिक्कत होती है। लेकिन दूसरी बात यह है, जैसा कि और दोस्तों ने भी कहा, कि इस इलेक्शन में जिस तरीके का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने किया और जो एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से लागू हुई, उसके चलते 2-3 फैक्टर मेरी नजर में है। कोई मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोग।
कि एक तो ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% कंसोलिडेट हो गया ममता के पक्ष में। महिला वोट जो हैं वो ब्रॉडली ममता के पक्ष में है, ब्रॉडली। लेकिन जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि जब आप इतने साधन इकट्ठे करते हैं, आप कहते हैं ममता की बॉडी लैंग्वेज फिक्र वाली थी, चिंतित थी। वो चिंतित क्यों नहीं होंगी? 2 लाख फौज लेकर आपके देश का गृह मंत्री कई दिनों तक वहां पड़ाव डाल के बैठा हुआ है। उस चैलेंज को फेस करने के लिए वो स्वयं सक्षम थी ना, वो खुद ही वो चैलेंज फेस कर सकती थी। वो उसने किया सड़क पे उतरकर। और तीसरी बात कि जो बंगाली सब नेशनलिज्म है, ये जब इतना आप जोर आजमाते हैं किसी एक प्रांत पर, तो हमारे देश की जो राष्ट्रवाद है हमारे देश में, वो एक समावेश है विभिन्न प्रांतों के जो राष्ट्रवाद होता है, जो सब नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, उसको मिलाकर राष्ट्रवाद बनता है, जिसने बंगाली कल्चरल नेशनलिज्म को ट्रिगर किया है। अच्छा, ओके। इस कैंपेन ने, जिसके चलते अगर ममता जीत जाती है, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं जी, मैं पक्ष में जो ममता की बात है वो बता रहा हूं, और बीजेपी के पक्ष में जो बात है वो तो हमारे दोस्त ने बता ही दिया कि आरएसएस क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्ट्रांग पार्टी है और सक्सेसफुल पार्टी है, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी अपने ही प्रोपेगेंडा से मंत्रमुग्ध हो जाती है, अपने ही प्रोपेगेंडा में विश्वास करना शुरू कर देती है। वो किसी भी पार्टी को